फ्रेंड्स, आज मैं सीपीसी का जो लेक्चर सीरीज़ है उसका दूसरा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। पहले लेक्चर में मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई थी, उसमें दो चीज़ थोड़ा अमेंड कर लीजिएगा, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था। हमने आपको आर्टिकल 272 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, वो आर्टिकल 372 कर लीजिएगा, उसको मुंह से निकल गया हमारे। उसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की लॉ है तो प्रेसिडेंट को पावर है कि उसमें वो चेंज कर सकता है और अडॉप्ट कर सकता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जो कोड है, कोड वर्ड को उसने एक्ट बना दिया था, तो कोड को एक्ट ही पढ़ा जाता है। तो एक तो चेंज ये कर लीजिएगा। दूसरा चेंज है कि हमारे मुंह से 1973 निकल गया था, तो 1909 है। तो 1973 सीआरपीसी है, लेकिन सीपीसी 909 है। और उसको ऐसे कर लीजिएगा कि पहला चेंज 1858 में हुआ, जो 1859 में इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा 1882 में हुआ, और तीसरा जो मेन चेंज हुआ वो 1909 में किया गया, जो मेन सीपीसी है। बाकी ये सब ठीक है। 2019 में किया गया, 1999 में किया गया, 2000 में किया गया, 2002 में किया गया, बाकी सब ठीक है। तो आज अब हमारे अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर। तो पहले हम शुरू करते हैं डिक्री को। देखिए, जब आप पढ़ेंगे जजमेंट को, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। पहले डिसीजन होता है, फिर जजमेंट होता है, फिर डिक्री होती है, फिर ऑर्डर होता है। तो डिसीजन का कोई अर्थ नहीं है कि जब तक कोर्ट के साथ ना देखा जाए जोड़ करके। जैसे डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसीजन ऑफ द कलेक्टर, डिसीजन ऑफ माई हेड ऑफ द फैमिली। तो डिसीजन अगर डीलिंग करेंगे कोर्ट से तो डिसीजन का कोई अर्थ नहीं होता। इसी तरीके से ऑर्डर को जब डीलिंग करेंगे कोर्ट से तब उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अब सप्लाई ऑफिसर का ऑर्डर चीनी के कोटा देने का ऑर्डर है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। तो इन ऑर्डर्स को, जो नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, सेक्शन 200 क्लास 2 में नहीं पढ़ा जाता। तो सेक्शन 200 अब यहां हमारे लिए तीन वर्ड रेलेवेंट हो गए। डिसीजन हो गया, ऑर्डर हो गया, जजमेंट हो गया, डिक्री हो गई। तो हम पहले प्रोविजन डिस्कस करने से पहले बता दें कि क्या होता है। कोर्ट एक डिसीजन देता है। डिसीजन किसी इशू पर देगा या किसी सब्जेक्ट मैटर पर देगा। जब कोर्ट डिसीजन देता है और डिसीजन किसी ऐसे मैटर पर होता है जहां कोर्ट के सामने कोई डिस्प्यूट नहीं होता, किसी विवाद का समाधान नहीं करता, किसी पार्टी के राइट्स नहीं इन्वॉल्व होते, वहां पर कोर्ट डिसीजन देता है। तो डिसीजन एक अनस्पेसिफिक कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट है जिसका सीपीसी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते जब तक कि उसे और आगे क्वालिफाई न किया जाए। तो डिसीजन क्या है? डिसीजन किसी कोर्ट का फॉर्मल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है? इस टॉपिक पर, इस इशू पर कोई एक्सप्रेशन है जो डिक्री नहीं है। तो जो डिक्री नहीं है वो क्या होगा? डिक्री क्या होती है? डिक्री में जरूरी है कि दो पार्टीज कम से कम होनी चाहिए और दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होना चाहिए, कोई राइट इन्वॉल्व हो। जब उन राइट्स का समाधान, उन राइट्स का एजुकेशन कोर्ट जब जुडिशियल तरीके से करेगा तो वही डिक्री होती है। तो जो ऑर्डर 218 में जो परिभाषा दी गई है ऑर्डर की, तो ऐसा ऑर्डर जो डिक्री नहीं है, तो एक तरीके से कह सकते हैं ये रिजुअल क्लॉज है, स्पेसिफिक क्लॉज डिक्री है। तो यहां डिसीजन, कोर्ट का वो प्रोनाउंसमेंट, कोर्ट का वो डिसीजन जो किसी कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर वो डिक्री नहीं है तो वही ऑर्डर हो गया। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऑर्डर की कोई डिफिनेशन सीपीसी में नहीं दी गई है, केवल इतना ही कहा गया है कि जो डिक्री नहीं होगा वही ऑर्डर होगा। अब हम आगे आते हैं। अब दो चीज हमारे सामने और आती है, बल्कि तीन टर्म और आते हैं, डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर।
अब यहां तीनों का रिलेशनशिप बहुत डीप है, क्योंकि अब जैसे जैसे डिसीजन के आगे हम जाएंगे डिफिनेशन नैरो होती जाएगी और स्पेसिफिक होती जाएगी। तो जजमेंट क्या है? जजमेंट कोर्ट का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? जो किसी केस का स्टेटमेंट है। तो जजमेंट में क्या होता है? केस का स्टेटमेंट से क्या अर्थ होता है? केस में पिटीशन होता है, केस का नंबर होता है, केस में पार्टीज होती हैं, उनके वकीलों का सिग्नेचर होता है, ये सारी चीजें कवर करती है स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट ऑफ ए केस, जो केस कोर्ट के सामने पेंडिंग है उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा, और वो स्टेटमेंट जो केस से रिलेटेड होगा, वो स्टेटमेंट अगर केस के सामने पेंडिंग सब्जेक्ट मैटर का रीजन हो या ग्राउंड दे। अब यहां दो वर्ड है, रीजन और ग्राउंड। तो रीजन और ग्राउंड किसका दिया जाएगा? जो कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग होगा, तो रीजन और ग्राउंड उसका दिया जा सकता है जिसका निपटारा कोर्ट को करना है। तो जजमेंट कोर्ट के सामने जो मैटर पेंडिंग है उसका एक डिसीजन है, लेकिन उस डिसीजन का रीजन और ग्राउंड्स भी दिया जाए तभी जजमेंट कहलाता है। अब डिक्री क्या कहलाती है? डिक्री, हर जजमेंट डिक्री होती है, क्योंकि डिक्री में भी रीजन और ग्राउंड दिए जाते हैं। अगर जजमेंट को किसी एक फॉर्मेट पर रख दिया जाए, एक जैसे आप देखिए कि जब आप फॉर्म भरते हैं एडमिशन का, तो एक फॉर्मेट होता, आप कागज पे फॉर्म भर नहीं दे सकते। जो कॉलेज में फॉर्म मिलता है आपको, या जो किसी इंस्टीट्यूशन से मिलता है, उसकी फीस जमा करनी होती है, उसकी रसीद कटती है, और उसी फॉर्म पर जिसकी फीस आपने जमा किया है, जिसकी रसीद कटी है, उस फॉर्म के अलावा अगर कोई आप किसी बाहरी फॉर्म पर अपना फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म यूनिवर्सिटी कॉलेज को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जजमेंट, अगर जजमेंट कोर्ट सुना दिया पढ़ करके या लिख के दे दिया, किसी कागज पर लिख के दे दिया, तो कोर्ट का रीजन और ग्राउंड जो कोर्ट के सामने इशू है वो जजमेंट हो जाएगा। लेकिन वो जजमेंट डिक्री कब होगा? जब कोर्ट उसी जजमेंट को एक फॉर्मेट पे दे, जो फॉर्मेट जिसका मेंशन किया गया है शेड्यूल नंबर 2 में। जब आप शेड्यूल, दो शेड्यूल है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में ऑर्डर दिए गए हैं, रूल्स दिए गए हैं, और शेड्यूल 2 में फॉर्मेट दिया गया है। जैसे सीआरपीसी में आप देखेंगे या सीपीसी में देखेंगे, जब अटैचमेंट आप करेंगे, किसी को अरेस्ट करेंगे, एक फॉर्म शेड्यूल 2 में दिया गया है, उसी कागज के टुकड़े पर ही वो फॉर्म डॉट 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 उसमें नाम भरेंगे, पद भरेंगे, और उसमें जो लिखा गया साइन करके दे देंगे। तो आपका अटैचमेंट भी हो गया, अरेस्ट भी हो गया, या जो ये किसी तरीके एक्सक्यूशन भी हो गया इस तरीके से। तो जब वही जजमेंट इस फॉर्मेट पे दे दिया जाए, जो फॉर्मेट शेड्यूल 2 में दिया गया है, तो वही जजमेंट डिक्री हो जाती है। तो अर्थ क्या हुआ कि डिक्री और जजमेंट में कोई अंतर नहीं है। जो जजमेंट है वही डिक्री है, लेकिन जब जजमेंट को और नैरो डाउन करते हैं किसी पार्टिकुलर फॉर्मल फॉर्मेट पर जो शेड्यूल 2 में दिया गया है, उसे वो कहते हैं डिक्री, और इसी को कहते हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन। अगर दो पार्टीज हैं, दोनों पार्टीज के बीच का कोई राइट है, एक पार्टी या दो पार्टी का, उन राइट्स के बीच का डिटर्मिनेशन करना कोर्ट को, और कोर्ट अपना जजमेंट दे देता उस पर, कोर्ट अपना डिसीजन दे देता उस पर, इन तीन चीजों पर, तो जजमेंट हो जाएगा। डिक्री नहीं कहलाएगी वो, हालांकि उसका जो स्टेटस ही डिक्री के बराबर होगा। अगर वही जजमेंट उस कागज के टुकड़े पर दे दे, जो टुकड़ा, जो पीस सीपीसी 1909 के शेड्यूल 2 में दिया गया है, तो वही डिक्री हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जजमेंट और डिक्री में कोई अंतर नहीं है। जो डिफिनेशन दी गई है सेक्शन 2(9) में, वही दी गई है जजमेंट की। और एक डिफिनेशन और दी गई है, अभी आप ऑर्डर आगे है, पढ़ा नहीं तो समझ में कम आएगा, वो है ऑर्डर 20 क्लास 2, रूल 2 और 3, दोनों में एक ही चीजें हैं। उसमें भी स्टेटमेंट ऑफ द केस है, और
डिटर्मिनेशन ऑफ द इशू है, जो इशू कोर्ट के सामने है उसको डिटर्मिन करना है। तीसरा है जो डिटर्मिनेशन कोर्ट ने किया उसका रीजन है, और लास्ट में है जो रीजन दिया उस केस का, लास्ट में कोर्ट का डिसीजन है। तो कोई डिसीजन, ध्यान रखिएगा, कोई कोर्ट का हर वह डिसीजन होता है, लेकिन खाली डिसीजन जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जब कोर्ट का डिसीजन कोई डिक्री हो या कोई ऑर्डर हो या कोई जजमेंट हो, तब उसकी वैल्यू कोर्ट के सामने होती है, उसी के अगेंस्ट अपील भी होती है या उसी के अगेंस्ट में रेस जुडिकाटा भी होता है। अभी आपको बताएं आगे चल करके रेस जुडिकाटा के बारे में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जजमेंट कोर्ट का एक डिसीजन है, और जजमेंट कोर्ट क्या लिखता है, जिसमें उस केस का स्टेटमेंट, जो फैक्ट होता पूरा डिटेल लिखता है। दूसरा, जो इशू डिटरमिन करता है उसका रीजन लिखता है, और तीसरा ग्राउंड लिखता है, और चौथा जो डिसीजन देता है उस डिसीजन को लिखता है। ये 4 पॉइंट है जो जजमेंट में होते हैं। अब हम आते हैं डिक्री पर। डिक्री एग्जाम में भी अक्सर पूछी जाती है, डिक्री क्या है। तो डिक्री की जो डिफिनेशन सेक्शन 2 क्लास 2 में दी गई है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखिए जो फॉर्मल एक्सप्रेशन है वही क्या है, वही शेड्यूल 2 का फॉर्मेट है। अगर ये फॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं आता तो यही जजमेंट हो जाता। डिक्री इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, मतलब कोर्ट के सामने जो मैटर निपटारे के लिए है, जो डिस्प्यूट का निपटारा कोर्ट को करना है। देखिए एडजुडिकेशन की क्या मतलब हुआ, एडजुडिकेशन ऑफ द फैक्ट इन इशू। जब हम आपको एविडेंस बता रहे थे तो हमने बताया था कि कोर्ट के सामने जो मैटर जाता है वो डिस्प्यूट से उसे और नैरो डाउन करके उसे कन्वर्ट करता फैक्ट इन इशू में। तो जो कोर्ट का एडजुडिकेशन होता है, कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो किसी फैक्ट इशू पर होता है। सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट, वही डिसीजन देता है। इसका मतलब यह हुआ कंक्लूसिवली डिटरमिन्स, कोर्ट का डिसीजन जो है अंतिम रूप से हो। तो जजमेंट हम पूरा बैरेट पढ़ने के बजाय आपको हम इसका जो कंटेंट है बता दे रहे हैं। सेक्शन 2 और क्लास 2 में जो डिफिनेशन दी गई है डिक्री की, पहला क्या है कि देयर शुड बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या मतलब होता है, न्याय निर्णय। निर्णय नहीं केवल निर्णय, तो बिना, जैसे मान लीजिए कि एक डीएम का ऑर्डर है तो क्या वो न्याय निर्णय है, नहीं। जब बात करते हैं न्याय निर्णय की, एडजुडिकेशन की, इसका मतलब ए जजमेंट और डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, एडजुडिकेशन। और इसका दूसरा अर्थ होता है कि कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, जो भी डिसीजन देगा, उसने अपने माइंड को अप्लाई किया है। एडजुडिकेशन का मतलब ही होता है कि दोनों पार्टीज को सुना गया है, दोनों को फॉर्मल तरीके से बुलाया गया है, और दोनों को सुनने के बाद ही उस इशू को निपटाया गया है, निपटारा किया गया है। इसे कहते हैं एडजुडिकेशन। तो पहला है देयर शुड बी एन एडजुडिकेशन, मतलब निपटारा होना चाहिए। निपटारे से अर्थ हुआ न्यायिक निपटारा। न्यायिक निपटारे से अर्थ क्या हुआ, दोनों पार्टीज को बुला करके उसकी हियरिंग होनी चाहिए, ओरल और रिटन, जैसे कोर्ट रिक्वायर्ड हो, जैसा किसी कोर्ट रिक्वायर्ड करे, तब जजमेंट जो कोर्ट देगा उसे कहते हैं एडजुडिकेशन। दूसरा एलिमेंट क्या है, द एडजुडिकेशन शुड डिटरमिन द राइट्स ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग द मैटर इन कंट्रोवर्सी। उसको आगे बढ़ाइए। जो एडजुडिकेशन हो किसके बारे में होना चाहिए, वो जो दोनों पार्टीज हैं उनमें से किसी पार्टी के अधिकार के बारे में होना चाहिए या दूसरे पार्टी के अधिकार के बारे में होना चाहिए। क्योंकि एक कहेगा मेरा मकान है, दूसरा कहेगा मेरा मकान है, उस मकान पर किसका राइट है ये कोर्ट डिटरमिन करेगा, डिसाइड करेगा। और जो कोर्ट के सामने आता है जिस पर डिटरमिन करते उसे कहते हैं मैटर और मैटर इन कंट्रोवर्सी। जो कंट्रोवर्सी कोर्ट के सामने आती है उसी को जब वो डिसाइड करेगा उसे कहते हैं एडजुडिकेशन। तो डिक्री में पहला क्या होना चाहिए, एक एडजुडिकेशन होना चाहिए। दूसरा, ये एडजुडिकेशन बाय कोर्ट होना चाहिए। और तीसरा, एडजुडिकेशन किससे होना चाहिए, दोनों पार्टीज के बीच में जो राइट्स इन्वॉल्व हैं, किसका राइट है इसके बारे में कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा निपटारा, ऐसा न्याय निर्णय किसी सूट पर होना चाहिए।
अगर आप सूट नहीं फाइल करेंगे तब क्या करेंगे? एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट के सामने, इनफॉर्मल एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सूट तो हुआ नहीं। सूट तो हमेशा प्लेंट पर होगा, ध्यान रखिएगा। सूट का मतलब होता है प्लेंट। जो प्लेंट की कंडीशंस होती हैं, जब तक वो फुलफिल ना हो तब तक कोर्ट की व्यू पॉइंट में सूट नहीं होता। तो अगर सूट फाइल किया जाए, सूट फाइल करने के बाद उसमें आप अपने राइट्स की बात करेंगे, फिर दूसरी पार्टी आएगी, डब्ल्यूएस बनाएगी, वो अपोज करेगी। तो जब तक सूट और डब्ल्यूएस ना हो तब तक कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, जो भी डिसीजन देगा, उसे आप डिक्री नहीं कर सकते। अगर एक प्लेन पेपर पे कोर्ट ने को डिसाइड कर दिया तो ऑर्डर तो हो सकता है वो जजमेंट भी हो जाए, क्योंकि फॉर्मल तो है नहीं। किसी इशू को डिसाइड किया कोर्ट ने कागज के टुकड़े पर, तो जजमेंट भी हो गया। लेकिन अगर इनफॉर्मल भी जजमेंट है, इनफॉर्मल कोर्ट का डिसीजन किसी कागज के टुकड़े पर है जो शेड्यूल 2 में नहीं है सीपीसी के, तब भी जजमेंट हो जाएगा, ऑर्डर भी हो जाएगा, लेकिन वो डिक्री नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो सूट फाइल करके नहीं की गई है। इसी कंटेक्स्ट में एक चीज मैं और बता दूं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया डीम्ड डिक्री का, जो डिक्री नहीं है लेकिन डिक्री मान ली जाती है। जैसे आपने हिंदू सेक्शन एक्ट में देखा, सेक्शन 6 में जो कोपार्सनली राइट दे दिया गया है, डॉटर्स को दिया गया है, वो वास्तव में दे आर नॉट कोपार्सनर्स, दे आर द डीम्ड कोपार्सनर्स। कोपार्सनर तो ज्वाइंट मिताक्षरा में केवल ज्वाइंट हिंदू फैमिली के मेंबर ही हो सकते हैं, लेकिन वीमेन को भी दे दिया गया, डॉटर को भी दे दिया गया, इसलिए वो डीम्ड कोपार्सनर हो गई। तो ऐसी अगर कोई कोर्ट किसी पार्टी के राइट को डिटरमिन करता है, एडजुडिकेट करता है, लेकिन सूट फाइल करके नहीं बिना किया कर देता है, एप्लीकेशन में कर देता है, उसे कहते डीम्ड डिक्री। तो डिक्री और डीम्ड डिक्री तब कहलाएगी जब वो शेड्यूल 2 में जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर न दे करके वो एक इनफॉर्मली किसी पिटीशन, जैसे पिटीशन फाइल करते हैं आप, एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट में जब आप मैरिज के डिसोल्यूशन को लेकर के जाते हैं, डाइवोर्स सूट फाइल करते हैं, तो डाइवोर्स का मुकदमा जब कोर्ट के सामने आता है तो वो सूट पर नहीं आता, वो केवल आप पढ़िएगा हिंदू मैरिज एक्ट को, तो केवल पिटीशन फाइल होता है। पिटीशन मींस प्रेयर। तो लेकिन उस पिटीशन पर भी क्योंकि कोर्ट वही काम करता है जो डिक्री के लिए करता है, मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, दोनों के बीच का राइट का इन्वॉल्वमेंट है और उन राइट्स को एजुकेट करना है, इसलिए वो डिक्री अगर इसलिए नहीं हुई क्योंकि फॉर्मल नहीं है तो डिक्री के बराबर हो गई, इसलिए उसे कहते हैं डीम्ड डिक्री। तो डीम्ड डिक्री की वही वैल्यू होती है जो डिक्रीज की होती है। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जिसमें सूट की जरूरत नहीं होती, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सेक्शन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, और ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है। इसमें आप केवल पिटीशन लेके जाते हैं, फिर भी जो कोर्ट जजमेंट देता है उसे हम डीम्ड डिक्री मान लेते हैं। तो डिक्री और डीम्ड डिक्री दोनों के एलिमेंट वही है। अंतर क्या है? केवल एक अंतर है डीम्ड डिक्री में कि जो पिटीशन कोर्ट के सामने आई है वो सूट पर नहीं आई है, प्लेन पर नहीं आई है, बल्कि एक पिटीशन किसी कागज के टुकड़े पर भी आ सकती है। और लास्ट पॉइंट है कि द एडजुडिकेशन शुड बी कंक्लूसिव। जो कोई जजमेंट कोर्ट देता है, कोर्ट अगर जजमेंट देता है जो डिक्री जजमेंट हो चाहे डिक्री हो, अगर कंक्लूसिव है तब वो फाइनल है। तो अगर कोर्ट कोई जजमेंट देता है, शेड्यूल 2 में जो फॉर्मेट दिया गया है उस पर देता है, तो जजमेंट अंतिम हो गया। कंक्लूसिव से क्या मतलब हुआ? कंक्लूसिव से मतलब केवल उस कोर्ट के लिए हुआ जिसने जजमेंट दिया है, क्योंकि उसकी अपील तो होगी ही। ऊपर कोर्ट के लिए कंक्लूसिव वर्ड नहीं आया है, ऊपर अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है। तो जो जजमेंट कोर्ट देता है उसके लिए जजमेंट कंक्लूसिव हो गया। तो अब पहला पॉइंट क्या है? देयर शुड बी एडजुडिकेशन। दूसरा, एडजुडिकेशन शुड बी मेड बाय ए कोर्ट। देखिए कोर्ट का क्या मतलब हुआ? कोर्ट में बता दूं, सेक्शन 3 देखिएगा सीपीसी में, उसमें कोर्ट की परिभाषा दी गई है। तो कोर्ट की परिभाषा सीपीसी में बहुत नैरो है। कोर्ट का मतलब हो दैट कोर्ट व्हिच इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट।
तो हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कौन से कोर्ट्स होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट होती है, सिविल जज की होती है, स्मॉल कास्ट कोर्ट्स होते हैं, म्युनिसिपल की कोर्ट्स होती है। तो जो सीधे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट हो उन्हीं को हम कोर्ट मानेंगे अंडर सीपीसी। देखिए कोर्ट और भी हो सकती है, जैसे ट्राइब्यूनल हो गया, तो ट्राइब्यूनल सीपीसी की कोर्ट नहीं होगी, क्योंकि ट्राइब्यूनल सीधे हाई कोर्ट गवर्न नहीं करता। ट्राइब्यूनल में अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करती है, जबकि सिविल कोर्ट में अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के हाथ में होता है। गवर्नमेंट बिना उसके कंसल्टेशन कोई अपॉइंटमेंट या टर्मिनेशन या ट्रांसफर कर नहीं सकती। इसलिए जो कोर्ट का अर्थ होता है, कोर्ट का वो अर्थ होता है जो सेक्शन 3 में दिया गया सीपीसी में। तो सेक्शन 3 में क्या दिया गया है? सेक्शन 3 में कहा गया है कि कोर्ट का अर्थ होता है एनी कोर्ट विच इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट नहीं है वो कोर्ट नहीं कहलाएगी। अब यहां पे 5 एलिमेंट हमने बताया आपको, और कंक्लूसिव होना चाहिए। कंक्लूसिव कब होगा? जब जो जजमेंट कोर्ट ने जो डिक्री दी है उसके अगेंस्ट में वो केस रिजुडिकेटा हो जाए, मतलब दोबारा उस केस को, उसी जजमेंट को रिव्यू करने के लिए, रिपीट करने के लिए उसी कोर्ट में दोबारा न ले जाएं, या उसी कोर्ट के पहले किसी कोर्ट में दोबारा न ले जाएं, तब उसे कहते हैं कंक्लूसिव जजमेंट। तो ऐसा अगर जजमेंट इंटरिम है, देखिए डिक्री इंटरिम नहीं हो सकती, डिक्री हमेशा फाइनल होगी, इंटरिम केवल ऑर्डर होगा। अभी हम बात करते हैं डिक्री की, तो डिक्री शुड बी फाइनल, अगर फाइनल नहीं है तो डिक्री होगी ही नहीं। अब डिक्री 2 तरीके की होती है, एक होती प्रिलिमिनरी डिक्री, दूसरी होती फाइनल डिक्री। इस शब्दों में कंफ्यूज ना करिएगा, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री दोनों ही फाइनल डिक्री है। प्रिलिमिनरी किस सेंस में है? प्रिलिमिनरी इस सेंस में है कि कोर्ट के सामने आप मान लीजिए कोई 2 इशू लेके जाते हैं या 3 इशू लेके जाते हैं। सपोज करिए कोर्ट में एक सूट लेके जाते हैं, उसमें आपने 2 प्रेयर की है। एक प्रेयर की है कि मेरा मकान खाली कराया जाए किराएदार से और मुझे एरियर दिलाया जाए। अब कोर्ट के सामने 2 इशू हो गया। कोर्ट ने पहले डिसाइड किया इनको एरियर का पेमेंट कर दिया जाए, तो कोर्ट की डिक्री हो गई, क्योंकि वही फॉर्मेट पे ही है, शेड्यूल 2 के एरियर का फॉर्मेट अलग दिया गया है। तो कोर्ट ने एरियर को डिटरमिन किया कंक्लूसिवली। अब एरियर पे दोबारा केस आप नहीं ला सकते, दोबारा सूट नहीं ला सकते। तो 2 इशू में से एक इशू को कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया, इंटरिम ने डिसाइड किया, क्योंकि जो पहले डिसाइड करेंगे, जो प्रिलिमिनरी डिक्री होगी या जो एरियर की डिक्री होगी, उसके खिलाफ अपील भी कर सकते हैं आप, जुडिकाटा भी हो सकता है उसके अगेंस्ट में। तो वो डिक्री फाइनल हुई। प्रिलिमिनरी इस सेंस में हुई कि कोर्ट ने उसको पहले डिसाइड किया है, बस, और कोई अंतर नहीं है प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री में। और जो डिक्री कोर्ट छोड़ देता है और हियरिंग की जरूरत पड़ती है या कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, मकान में कब्जा किसका था, कितने दिन से किराएदार आप हैं, या कोर्ट जरूरत पड़ती कमीशन अपॉइंट करने की, इंक्वायरी करने के लिए, तो बाद में जो डिक्री कोर्ट अनाउंस करेगी उसे कहते हैं फाइनल डिक्री। लेकिन दोनों ही डिक्री कंक्लूसिव होती है, ध्यान रखिएगा। फाइनल का मतलब यह नहीं कि पहली डिक्री इंटरिम हुई, इंटरिम डिक्री तो होती नहीं है, दोनों डिक्री फाइनल होती है। प्रिलिमिनरी केवल इस सेंस में होती है कि कोर्ट उसे पहले डिसाइड करता है और दूसरा जो इशू है उसको बाद में डिसाइड करता है, और कोई अंतर दोनों में नहीं होता। ठीक। अब इसमें डिक्री कभी कभी पार्टली भी होती है, पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है, आंशिक रूप से हो सकती है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या कोर्ट के लिए प्रिलिमिनरी डिक्री डिसाइड करना जरूरी है? नहीं है, क्योंकि कोर्ट अगर चाहे तो एरियर के इशू को और पोजीशन के इशू को 60 डिसाइड कर दे। जो 60 डिसाइड करेगी तो वहां पर ना कोई प्रिलिमिनरी डिक्री होगी, ना कोई फाइनल डिक्री होगी, बल्कि डिक्री होगी जो कंक्लूसिव होगी। अब बाकी हम डिस्कस करेंगे कल आपको। ठीक है, थैंक यू।